ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दिन की हर बड़ी खबर को विस्तार से जानने और समझने का, और ऐसे में शुरुआत हम करने जा रहे हैं मुंबई के गुनहगार आतंकवादी तहव्वुर राणा से जुड़ी बड़ी खबर से। राणा को एक विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। तहव्वुर राणा को विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से राणा को लेकर यह विशेष विमान रवाना हो चुका है। आज देर रात या फिर कल सुबह तक तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा। विशेष विमान तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली में ही राणा को एनआईए हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर है। तो विशेष विमान से तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पित कर दिया गया है तहव्वुर राणा। एनआईए की कस्टडी में है, मतलब इस वक्त तहव्वुर राणा, और एनआईए के अधिकारी ही तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लेकर आ रहे हैं। विशेष विमान से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, और यह विमान जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में लैंड करेगा, और यहां राजधानी दिल्ली में ही एनआईए के हेडक्वार्टर में पहले तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। यह जानकारी मिल रही है। इसके अलावा तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा की बाद में फिर मुंबई की कोर्ट में पेशी होगी, और दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह जो जेल हैं वहां तैयारियां कर ली गई हैं तहव्वुर राणा को रखने के लिए। तहव्वुर राणा को मुंबई में आर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है, यह खबर मिल रही है। और आर्थर रोड जेल में भी उसी बैरक में जिस बैरक में आतंकवादी अजमल कसाब को रखा गया था, बेहद सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता यह बैरक है, वहीं पर तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। 16 साल 4 महीने 13 दिन बाद आखिर वो मौका आ गया जब 26/11 मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार हिंदुस्तान की धरती पर अपने गुनाहों का हिसाब देने आने वाला है। भारतीय एजेंसियां उसको लेकर भारत आ रही हैं, और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो एनआईए का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर गेट के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर दौरा कर रहे हैं। मोदी सरकार की कोशिशों के बाद आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। जिस वक्त तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में ही मौजूद थी। उसी वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान लाने के बाद एनआईए की कस्टडी में रहेगा तहव्वुर राणा। इसके बाद तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा, जहां मुंबई पुलिस को उसकी कस्टडी दी जाएगी। मुंबई हमले का केस तहव्वुर राणा पर चलाया जाएगा। दिल्ली में तिहाड़ जेल और मुंबई में आर्थर रोड जेल में तहव्वुर राणा को रखे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस बैरक में मुंबई हमले के गुनहगार अजमल कसाब को रखा गया, उसी बैरक में तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। उसी बैरक के बगल में मुंबई हमला केस की सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाई गई थी। मुमकिन है उसी विशेष अदालत में तहव्वुर राणा के खिलाफ केस चलाया जाए। क्योंकि जब प्रत्यर्पण की मंजूरी दी गई थी तब अमेरिकी सरकार और अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा की सुरक्षा को लेकर सवाल किए थे। अदालत ने साफ कहा था कि तहव्वुर हुसैन राणा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाए। इसी वजह से मुंबई के आर्थर रोड जेल के उसी बैरक में तहव्वुर हुसैन राणा को रखा जा सकता है, जहां अजमल आमिर कसाब को रखा गया था, और उसी आर्थर रोड जेल के अंदर बनी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है। बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। आज ये संभव हो पाया है तो ये मोदी सरकार की कोशिश का ही नतीजा है। फरवरी में जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तो उन्होंने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान कर दिया।
Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. मोदी जब खुद गुजरात के सीएम थे और मुंबई हमले को अंजाम दिया गया था, तब उन्होंने तहव्वुर राणा को लेकर तत्कालीन सरकार को सवालों में खड़ा किया था। किस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? 26/11 हमले की चार्जशीट में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा का नाम शामिल है। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। ISI, लश्कर-ए-तैयबा, डेविड हेडली और राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। मुंबई हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाले तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए इतना अहम क्यों था, ये भी जान लीजिए। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर था। फिलहाल कनाडा का पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। कनाडा में ये कारोबारी है। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के स्कूल का दोस्त है। राणा ने ही हेडली को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत का टूरिस्ट वीजा दिलाया। इसके बाद हेडली ने मुंबई में आतंकी हमलों के लिए रेकी की। मुंबई हमले के 1 साल बाद ही साल 2009 में एबीपी न्यूज संवाददाता मधु भाटिया झा शिकागो में राणा के ठिकानों पर पहुंची थी। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी और पिछले 8 सालों में एक बार भी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिससे उसके पड़ोसियों को उसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका होती। लेकिन इस इलाके की शांति पिछले महीने तब भंग हुई जब FBI ऑफिशियल्स ने इस घर पर रेड की। तहव्वुर राणा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने साल 2009 में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अमेरिका को भारत ने उसके खिलाफ सबूत दिए थे, जिसे आधार मानकर उसकी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तो तहव्वुर राणा का हिसाब होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद है, न्यूज रूम से नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से गणेश ठाकुर। सबसे पहले आपको गणेश के पास लेकर चलेंगे और जरा गणेश से जानते हैं अभी डिटेल्स क्या मिल रही हैं। गणेश, जो जानकारी आ रही है कि अमेरिका से भारत के लिए प्रत्यर्पित कर दिया गया है, विशेष विमान से लाया जा रहा है, मतलब ये विशेष विमान इसने उड़ान भर ली है अमेरिका से भारत के लिए। गणेश जी बिल्कुल, NIA के DG सदानंद दाते जो महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर हैं वो इसका सुपरविजन कर रहे हैं। जैसे आशीष बता रहे थे कि अजीत डोभाल इनके सुपरविजन में ही पूरा ऑपरेशन किया गया था, लेकिन अब उनको यहाँ लाने के बाद NIA कस्टडी लेगी। NIA की कस्टडी के बाद में मुंबई पुलिस भी दावा करेगी। मुंबई पुलिस यहाँ पर अपना होमवर्क पूरा कर रही है। जैसे हम बता रहे थे कि आर्थर रोड जेल तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो डोजियर दिया गया था राणा के खिलाफ अब मामला चलाना है, तो उसकी तैयारी भी मुंबई की विशेष टीम कर रही है। उज्ज्वल निकम जिन्होंने 26/11 का पूरा मामला अदालत में चलाया, उनसे भी अब अधिकारी मिल रहे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, क्योंकि अब आगे जाकर न्यायालय में उसके खिलाफ उसके गुनाह का कच्चा चिट्ठा हिसाब लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं। NIA एक पूरे ऑपरेशन में तहव्वुर हुसैन राणा से सिर्फ 26/11 नहीं, क्योंकि 26/11 के बारे में हेडली सब कुछ बता चुका है, बाकी सारी चीज़ें FBI की मदद से भारत सरकार, मुंबई पुलिस राणा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुकी है। लेकिन राणा से और क्या NIA को हासिल करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि राणा पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। इसी वजह से सिर्फ 26/11 नहीं, तो बाकी जो ऑपरेशंस भारत के खिलाफ पाकिस्तान कर रहा था, आतंकी गतिविधियाँ के मंसूबे थे, उन सारी चीज़ों के बारे में राणा से NIA पूछताछ करेगी और हो सकता है इसमें सारे तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इसी वजह से राणा की गिरफ्तारी बहुत अहम है और मुंबई, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, ATS, तमाम लोग अब इस एक्सरसाइज में जुट गए हैं कि राणा जब भारत आएगा तो उसके खिलाफ क्या सबूत इकट्ठा करने हैं, किस तरह 26/11 के अलावा और जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी
उस बारे में उससे पूछताछ करनी है। तो अब राणा एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा यश है भारत सरकार के लिए, और अब तमाम एजेंसीज राणा के प्रत्यार्पण के बाद अपना अपना काम, अपना अपना होमवर्क एक्सरसाइज करने में जुट गई है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए गणेश, मैं बाकी अपने सहयोगियों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जरा आपको समझनी चाहिए कि ये जो आतंकवादी तहव्वुर राणा है, इसकी ओवरऑल भूमिका मुंबई हमले में आखिर क्या रही। मुंबई में हमला करने वाला आतंकवादी आए थे, जिन्होंने मुंबई पर हमला किया, उनके पीछे तहव्वुर राणा का एक अहम रोल था। अमेरिका में रहकर मुंबई हमले की स्क्रिप्ट तहव्वुर राणा ने कैसे लिखी, ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की धरती पर आकर पाकिस्तानी आतंकियों ने जो तबाही मचाई, उसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान के इशारे पर काफी पहले से 7 समंदर पार तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकी लिख रहे थे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का खास साथी माना जाता है तहव्वुर। हमलों से पहले तहव्वुर और हेडली में कई बार मीटिंग हुई। आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने अपने बयान में अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने तहव्वुर राणा का नाम लिया था। डेविड कोलमैन हेडली फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। हेडली वही आतंकी है जिसने मुंबई हमले से पहले मुंबई के ताज होटल, शाबाद हाउस, लियोपोल्ड कैफे समेत कुछ मुख्य जगहों की रेकी की थी। बाद में पाकिस्तानी सेना और आईएसआईएस से ट्रेनिंग लिए हुए लश्कर के आतंकियों ने इन्हीं जगहों पर आतंकी हमला किया था। 26/11 हमले के मकसद से तहव्वुर ने कई बार हेडली से मुलाकात की थी। तहव्वुर ने हेडली के लिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए वीजा दिलाने में मदद की थी, ताकि फर्जी कारोबार की आड़ में हेडली मुंबई आकर रेकी कर सके। तहव्वुर अच्छे से जानता था कि मुंबई में क्या होने वाला है। तहव्वुर के खिलाफ भारत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक 26 नवंबर को हमले से ठीक पहले मुंबई के पवई में एक होटल में 2 दिनों तक राणा रुका था। तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया और 21 नवंबर तक भारत में रहा। इस दौरान ही वो 2 दिन पवई के होटल में रहा। मुंबई हमले की प्लानिंग के दौरान डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा के बीच ईमेल के जरिए बातचीत होती थी, जिसका रिकॉर्ड भारतीय एजेंसियों के पास है। हेडली और राणा के बीच हुई ईमेल की बातचीत में हेडली ने पाकिस्तानी आर्मी के मेजर इकबाल की ईमेल आईडी मांगी थी। तहव्वुर हुसैन राणा, डेविड कोलमैन हेडली और मेजर इकबाल को भारतीय एजेंसियों ने आरोपी बनाया है। गौरतलब है कि 26/11 के आतंकी हमले की साजिश आईएसआई की योजना थी। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। इसके बाद एक सभी गुनहगारों का नंबर आने वाला है। इस खबर को जरा और समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और अब मृत्युंजय भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए, लेकिन मैं जरा आशीष का रुख करती हूँ और आशीष से समझते हैं। आशीष, भले ही 16 साल 4.5 महीने के करीब का वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार ये प्रत्यर्पण तहव्वुर राणा का अब मुमकिन हो पाया। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस प्रत्यर्पण के मायने और इस प्रत्यर्पण के जरिए कूटनीतिक लिहाज से जो भारत को सफलता मिली है, वो जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, मायने तो सबसे ज़्यादा अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भारत ने अपने जाने कितने मासूम नागरिकों को इस हमले में खोया था। बहुत ज़रूरी है कि इसमें जस्टिस हो, उन लोगों को इंसाफ मिले जिनके लोग इस हमले में मारे गए थे। आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ रोमाना, अगर आपको याद हो जब हमला हुआ था उस समय पाकिस्तान के सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, रहमान मलिक जी। ऐसे एविडेंस डॉसियर में सबूत दिए थे भारत ने, विश्व पटल पर यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर नेशंस को दिया था कि आखिरकार रहमान मलिक को बाकायदा औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार ये बात मानना पड़ा था कि हाँ, पाकिस्तान से 10 आतंकी गए थे भारत में मुंबई पर हमला करने के लिए। तो भारत उस समय पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हुआ था। उसके बाद कसाब ने जो कुछ बातें कबूल की, उससे पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हुआ। ये कसाब के बाद एक इतना बड़ा कैच है कि एक बार फर्दर फिर से पाकिस्तान विश्व के सामने एक्सपोज होगा कि कैसे मुंबई में यह हमला पाकिस्तान ने सोच समझ करके बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से इस हमले को करवाया गया था। अब जस्टिस देने में उन लोगों को बहुत कारगर ये साबित होने वाला है। तहव्वुर राणा, उसके पास इतने सारे साक्ष्य हैं, इतनी सारी चीज़ें वो जानता है कि वो सारी जब एनआईए उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल सवाल जवाब करेगी। एक बड़ी अहम जानकारी रोमाना हमारे कॉलीग मनोज ने दी है कि एनआईए ने एक सेपरेट टीम बनाई है जो टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी यहाँ दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर में। उसके बाद उसको मुंबई ले जा करके ट्राई किया जाएगा कोर्ट में और उसको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तहव्वुर राणा अगर आज भारत आ रहा है तो फिर इसके पीछे मोदी सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीति है जो कारगर रही है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने में एक और चेहरा है
जिसने 17 साल पहले अपनी आंखों के सामने ये हमला देखा और आज उसी की निगरानी में तहव्वुर राणा अब वापस आ रहा है। सदानंद दाते 2008 हमले के दौरान आतंकियों का मुकाबला किया। 2025 में हमले के गुनहगार की वापसी में अहम भूमिका। दो 2008 मुंबई हमले के दौरान नायक बनकर उभरे क्राइम ब्रांच के अधिकारी सदानंद दाते पर आज देश भर की निगाहें टिक गई हैं। महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख रहे और अभी एनआईए के डीजी सदानंद दाते की निगरानी में मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत वापस लाया जा रहा है। हिंदुस्तान लाने के बाद एनआईए सबसे पहले तहव्वुर राणा को कस्टडी में रखकर पूछताछ करेगी और एनआईए की कस्टडी में रखकर पूछताछ की बड़ी जिम्मेदारी एनआईए चीफ सदानंद दाते के पास है। ये एक संयोग भी है कि राणा की जिम्मेदारी संभालने वाले आज के एनआईए चीफ सदानंद दाते ने 26/11 आतंकी हमले का दर्द करीब से देखा और आतंकियों के हमले से आम लोगों को बचाया। जिस मुंबई हमले के बाद एनआईए का गठन हुआ, आज उसी के चीफ है सदानंद दाते। 1990 बैच के महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। पिछले साल एनआईए प्रमुख बनाए जाने से पहले एटीएस की जिम्मेदारी दाते के पास थी। मुंबई हमले के वक्त सदानंद दाते क्राइम ब्रांच में तैनात थे। जब उन्हें खबर मिली कि पाकिस्तानी आतंकवादी कामा हॉस्पिटल के पास है और वहां आम लोगों की जान खतरे में है, तो बिना देर किए दाते एक छोटी टीम लेकर मौके पर पहुंचे। अस्पताल की छत पर आतंकी कसाब और इस्माइल ने कब्जा कर रखा था। आतंकवादियों से आमने सामने की मुठभेड़ में सदानंद दाते ने बहादुरी से मुकाबला किया। इस दौरान उन्हें चोटें भी आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों की जान बचाई। इस बहादुरी के लिए सदानंद दाते को राष्ट्रपति पदक गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीधे मुंबई लेकर चलेंगे आपको। मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, आप ही की रिपोर्ट अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे और ऐसे में सदानंद दाते समेत मुंबई पुलिस के वो आला अधिकारी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 2008 मुंबई आतंकी हमले को देखा था, क्या तैयारी कर रहे हैं ताकि मुंबई के इस गुनहगार का मुंबई में ही हिसाब हो सके? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर सदानंद दाते की अगर बात करूं तो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत बहादुर ऑफिसरों में उनकी काउंटिंग होती है और इतना समझ लीजिए कि पिछले कुछ सालों की अगर मैं उनके काम की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में एसआरपीएफ की चीफ पोस्ट पर रह चुके हैं, सीबीआई में काम कर चुके हैं, एनआईए की चीफ है और अब एनआईए की चीफ रहते हुए ही तहव्वुर राणा का जो भारत लाया जा रहा है, तो सबसे पहले आमना सामना इनका यहाँ पर होगा। और यह आमना सामना 26/11 हमले के दौरान भी इस तहव्वुर राणा के जो इसकी टीम के आतंकी थे उनसे आमना सामना तो हो ही चुका था। आपको बता दें कि 26/11 की काली रात को उस समय क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे सदानंद दाते। इन्हें जानकारी मिली कि कामा हॉस्पिटल, जहां पर बच्चों और महिलाओं का हॉस्पिटल है, वहां आतंकवादी बढ़ रहे हैं और अगर अस्पताल में चले जाते तो वहां जैसे सीएसटी स्टेशन पर हुआ था वही आतंकवादी कसाब और इस्माइल कामा हॉस्पिटल पहुंच रहे थे, वहां भी वो खून खराबा करते। तुरंत अपनी छोटी सी टुकड़ी लेकर ये पहुंचे हुए थे। उन्होंने अस्पताल के लाइट्स बंद कर दिए ताकि कोई कुछ देख न सके, अंधेरा हो जाए, गेट्स बंद कर दिए। वहां पर फायरिंग हुई, घायल भी हुए। उसके बाद अपनी टीम को लेकर ये लीड करते रहे, लोगों की जान बचाई। तो इस प्रकार के अधिकारी हैं। अब उनके सामने तहव्वुर राणा आएगा तो एनआईए की तैयारी है। देखिए, ये जो एनआईए पूछताछ करेगी, ये 2009 में कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया गया एनआईए में, देश के खिलाफ जो युद्ध छेड़ने का मामला था कॉन्स्पिरेसी का, उस मामले में पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर संबंध तो 26/11 से ही है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि जो एनआईए की कस्टडी जिसमें कहा जा रहा है कि साहब दिल्ली में भी रहेगा, तो ये 2009 में जो एनआईए ने केस दर्ज किया था उसमें ये महत्वपूर्ण जानकारी है। उसमें एनआईए यहां पर अपनी जांच आगे बढ़ाएगी और फिर 2008 जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर मुंबई पुलिस की एक सेपरेट जांच होगी। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो तमाम घटनाक्रम था नीरज, उसमें केंद्र में तहव्वुर राणा, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में जन्मा, बाद में कनाडा का सिटीजन बना और फिर अमेरिका से उसकी गिरफ्तारी हुई और ये कड़ियां आतंक की किस तरीके से जुड़ी तहव्वुर राणा के साथ। नीरज। बिल्कुल रोमाना, आपने जो कड़ी बताई है उस कड़ी में एक कड़ी छूट गई कि ये पाकिस्तानी सेना में भी काम करता था, पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर का काम करता था और सेना में छोड़ने के बाद ये कनाडा चला गया। तो ये बहुत बड़ा लिंक है। जो हम आज बात करते हैं कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, इसकी गिरफ्तारी से वो टेरर स्टेट स्थापित हो जाएगा कि पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, वो किस तरह भारत के खिलाफ जो है वो प्रॉक्सी वॉर छेड़ती थी और भारत के खिलाफ सबसे बड़ा जो उन्होंने हमला किया था, आतंकी हमला किया था, ताकि भारत को किसी भी तरह से कमज़ोर किया जाए, वो स्थापित होगा इसके गिरफ्तारी से। क्योंकि ये सीधे जो था, जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसका जो हैंडलर था
मेजर इकबाल था, उससे ये कनेक्ट कर रहता था, ये जो तहव्वुर हुसैन राणा है। और उसके बाद ये फिर हेडली के साथ कनेक्शन रहता था। पता कैसे चला कि ये आईएसआई से कनेक्टेड है? जो अभी बातचीत चल रही थी, हमारे जो सहयोगी संवाददाता है वो बता रहे थे कि ईमेल के जरिए डेविड हेडली ने इस बात को पूछा था कि उसका ईमेल आईडी क्या है, तो उससे पता चला। और उससे ये जब ये भारत में आ जाएगा, और बिल्कुल ठीक है, ये भारत के खिलाफ जो था युद्ध छेड़ना चाहते थे, यानी कि प्रॉक्सी वॉर छेड़ना चाहते थे, जिसके लिए एनआईए ने यहाँ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, जिसमें डेविड कोलमैन हेडली और उसके साथी यानी कि तहव्वुर हुसैन राणा को भी आरोपी बनाया गया था। बाद में एनआईए ने ही पूरी जांच की और उनको लाया जा रहा है। तो अब ये मुंबई हमले के जो पीड़ित थे उनको तो इंसाफ मिलेगा ही, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा तहव्वुर हुसैन राणा। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो नीरज राजपूत कह रहे हैं, आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए उसकी ताबूत में आखिरी कील किस हिसाब से साबित होगा तहव्वुर राणा, कि पाकिस्तानी सेना के वहां के आतंकवादी संगठनों के साथ जो तालमेल है, जो साठगांठ है, वो बेनकाब हो सकती है इसी तहव्वुर राणा के जरिए। और ऐसे में मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत कल पहुंच जाएगा। राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, वो भी सुनिए जरा। बहुत देर हुई ये होने पे, और बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन जब हो रहा है तो चलिए ठीक है। बहुत बड़ा फॉरवर्ड स्टेप है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, और हम एमईए को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी को इसके लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व जो भारत का एक साख बना है पूरे विश्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को पूरे विश्व अब श्रद्धा की नजरिए से देखते हैं, सम्मान की नजरिए से देखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, मैं ऐसा बोलूँगा। जिसने आतंकवाद किया हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तो अमेरिकी अदालत ने कह दिया, उसने बहुत कोशिश की इस बात की कि उसको जो है किसी तरह से राहत मिल जाए, भारत न लाया जा सके, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अब उसको भारत आना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी सजा उसके अपराध की मिलेगी। तो तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब यहीं भारत की जमीन पर ही होगा। प्रत्यर्पित कर दिया गया है, अमेरिका से भारत के रास्ते में है, विशेष विमान से लाया जा रहा है। जल्दी से आशीष सिंह का रुख करते हैं। आशीष, मतलब तहव्वुर राणा भारत आ रहा है और पसीने यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के छूट रहे होंगे। बिल्कुल ठीक, जैसा नीरज कह रहे थे, मृत्युंजय कह रहे थे, मैं भी वही कह रहा हूँ रोमाना, कि ये फर्दर एक्सपोज करता है, आपके पास वो जीता जाता है ऐसा सबूत अजमल आमिर कसाब के बाद आया है, जो आपको खुल करके बताएगा कि कैसे कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। जिस मेजर इकबाल का नाम ले रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया उसकी लास्ट लोकेशन भी इंडियन एजेंसीज को पता है कि वो पोलैंड में था। किस तरह से इन सबों ने मिल करके, और आज भी उसको संरक्षण दे रही है आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। तो ये तो पूरी तरह से विश्व पटल के सामने अब सबूतों के साथ, साक्ष्य के साथ एक बार फिर से भारत एक्सपोज करने में कामयाब होगा पाकिस्तान को, कि किस तरह से भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला पाकिस्तान की हुकूमत ने एजेंसीज, लश्कर तैयबा और इन जैसे प्यादों के जरिए किया था। और अब इसको, जैसा कि थोड़ी देर पहले नीरज भी कह रहे थे, कि जाहिर है कि अब जो मासूम लोग जिन्होंने अपनी जान उस हमले में गंवाई थी, उनके परिवारजनों को अब कम से कम इंसाफ मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी, नीरज, मृत्युंजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस हम थोड़े से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इस खबर को लेकर नजर हमारी बनी हुई है, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में चल रहे सियासी बवाल की, जो शुरू हुआ दिल्ली के सीआर पार्क में बने कुछ मछली के दुकानों को लेकर। टीएमसी के सांसद हैं महुआ मोइत्रा। उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में मछली और मांस की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। इसका आरोप लगाया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। महुआ मोइत्रा का कहना है कि मछली बाजार के व्यापारियों को धमकाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। ऐसा पिछले 60 साल में कभी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया कि वीडियो पूरी तरीके से फेक है। बीजेपी ने राजनीतिक साजिश के चलते इलाके में जो सामुदायिक एकता है उसे बिगाड़ने की कोशिश का आरोप भी महुआ मोइत्रा पर लगाया और साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस से जांच की मांग की है। तो दिल्ली का चितरंजन पार्क इलाका, और यहां चितरंजन पार्क इलाके में ही महुआ मोइत्रा की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर जो मछली की और मांस की दुकानें हैं उसको बंद करवा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से अब पलटवार किया गया और कहा गया कि महुआ मोइत्रा जो हैं वो
जो सामुदायिक एकता का भाव है यहां इस इलाके में वो बिगाड़ रही हैं। ये वीडियो फेक है जो महुआ मोइत्रा ने जारी किया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये महुआ मोइत्रा की तरफ से जारी किया गया था और इसी वीडियो को बीजेपी की तरफ से फेक बताया जा रहा है। सीआर पार्क को लेकर पश्चिम बंगाल में बंगालियों को उस्काना, बंगालियों को एजिटेट करना, बंगालियों को थोड़ा ये कर देना कि बीजेपी एंटी बंगाली है, बीजेपी नॉन वेज नहीं पसंद करती। मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष हूँ ना, मैं तो लगभग हर रोज नॉन वेज खाता हूँ पश्चिम, क्योंकि बंगालियों की फूड हैबिट है। क्या करें, बंगालियों का यही फूड हैबिट है, नॉन मछली को हम वेजिटेबल जैसा ही समझते हैं। तो ये बंगालियों का फूड हैबिट है और बंगाल के सारे नेता, हमारे नड्डा जी भी बहुत अच्छे से मछली लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। खाना अपने चॉइस का है, जिसको जो चॉइस है वो खा सकते हैं। तो मछली बाजार को लेकर ये सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है, मामला दिल्ली से सामने आया है। वीडियो जो है वो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से साझा किया गया है, लेकिन अब बीजेपी जो है वो इसी वीडियो को फेक करार दे रही है और कटघरे में महुआ मोइत्रा को खड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि सामुदायिक एकता का भाव है इस इलाके में उसको खराब करना चाहती है महुआ मोइत्रा। पुलिस से जांच की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। महुआ मोइत्रा ने यह आरोप लगाया था कि जो नॉनवेज की दुकानें हैं, जो मछली की दुकान है, जो मांस की दुकान है चित्तरंजन पार्क इलाके में, उसे बंद करवाया जा रहा है और बंद भी बीजेपी के कार्यकर्ता करवा रहे हैं। बीजेपी के गुंडे व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, ये महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया। पिछले 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, दुकानदारों ने ही यहां मंदिर बनवाया है। दरअसल मंदिर के नजदीक ये तमाम मछली और मांस की दुकानें, यहां इसी मंदिर के पास हमारी सहयोगी जातिका भी मौजूद है। जरा जातिका के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को और जानते हैं जातिका से कि ये मामला जो गरमा रहा है सियासी तौर पर, यहां पर जो दुकानें हैं जिन लोगों की ये मछली बेच रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, इनका क्या कहना है? कुछ ऐसा हुआ या नहीं? क्योंकि बीजेपी कह रही है वीडियो फेक है। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ चित्तरंजन पार्क की उसी मार्केट से जहाँ से ताज़ा विवाद शुरू हो गया है। जो यहाँ मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं यानी कि जादव चंद्र दे जी, उनका कहना है कि वो जो तमाम लोग पहुँचे थे वो एक बार नहीं बल्कि पहले 3 बार यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, कई बार यहाँ रेकी भी कर चुके हैं। और यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं हम ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनकी बात आप तक पहुँचाते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दिवेंदु। दिवेंदु जी, आप बता रहे थे कि 3 बार यहाँ पर पहले वो लोग पहुँचे हैं, कब पहुँचे हैं और क्या यही लोग थे या कोई और थे? नहीं, यही लोग थे। क्या कुछ पहले कहते रहे हैं, क्या इसी तरह से आपत्ति जताते हैं? आपत्ति जताने वाला बात नहीं है। पहले आके वो बोल रहा है मैं सनातनी हूँ, मैंने बोला मैं भी सनातनी हूँ। नहीं, आप मार्केट के साथ, आपको मच्छी के मार्केट के साथ आप लोगों का मंदिर कैसे हो सकता है? मैंने बोला मंदिर तो हम लोगों ने ही बनवाया है। मच्छी मार्केट, मच्छी दुकान शुरू करने से पहले हम लोग पूजा करके उसके बाद दुकानदारी करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल बंगाली रिवाज है इसका। जैसे हम लोग मच्छी के साथ आपको हमारा अलग रिलेशन है, क्योंकि हम लोग चावल के साथ मच्छी खाते ही खाते हैं हर रोज़। और मैंने बोला ऑल ओवर वर्ल्ड में 85% आपका नॉन वेजिटेरियन है, 15% आपका वेजिटेरियन है। नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं हमारा। और एक बात है, जो मच्छी का दुकान के साथ मंदिर होना नहीं चाहिए, कम से कम दूर होना चाहिए। मैंने बोला देखिए ये तो हम लोगों को एडवांटेज के लिए, क्योंकि हम लोग पूजा करके दुकानदारी शुरू करते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये मंदिर बनवाया है, पूजा करके हम लोग दुकानदारी। तो आपके मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जादव जी, उनसे भी हमने बात करी थी, हालांकि वो फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। उनका ये कहना था कि जो तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे उनको टीएमसी की सांसद ने ही भेजा था। तो उसको लेकर आपको कोई जानकारी है कि किसने भेजा था या उन्होंने बताया कि वो कौन से संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है और उन लोगों ने ऐसे कुछ जिक्र किया भी नहीं जो टीएमसी का है कि और कोई पार्टी का है, ऐसे कुछ बोला नहीं। मगर हुआ था क्या, ये पहले आया था नॉर्मल, जैसे यूट्यूबर आती है वीडियो शूट करने के लिए, वैसे ही शूट करने के लिए आया था। तो उसका बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसने बोल के चला गया। उसके बाद बोला ये हम लोग यहाँ पे जो अध्यक्ष है और यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर वगैरह जो है उससे हम लोग कंप्लेन करेंगे, ये मार्केट बंद होना चाहिए, ऐसे बात बोल के गया। यही वाला बात है। चलते चलते एक सवाल पूछ लीजिए कि जो महुआ मोइत्रा की तरफ से वीडियो शेयर किया गया है, महुआ मोइत्रा तो कह रही है बीजेपी के गुंडे, तो क्या इन लोगों ने ये बोला है कि ये बीजेपी के लोग हैं? मतलब ये अचानक से बीजेपी का कहां से कनेक्शन आ गया इसमें? अगर यहाँ पर कुछ लोग पहुंच रहे हैं और इन दुकानदारों को धमका रहे हैं तो उसमें महुआ मोइत्रा बीजेपी की एंट्री करवा रही है।
पूछिए। जी, जो लोग पहुंचे थे उन्होंने अपना बैकग्राउंड नहीं बताया, कहां से थे, क्योंकि बीजेपी के गुंडे हैं, ये टीएमसी सांसद आरोप लगा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 3 बार वो पहले भी आ चुके हैं, तो कभी उन्होंने बताया नहीं कि वो कहां से आए हैं? नहीं, कहीं बताया नहीं है, हम लोग पूछा भी नहीं है कहाँ से आया है। मगर वो जाने से पहले जो 6 अप्रैल को जब वो फोटो शूट करने के लिए आया था, वीडियो करने के लिए, तब जाने से पहले बोल के गया था जो अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे 50 या 100 लोग खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। यही बात एंड में बोल के चल गया था। वो क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, उसका नाम कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत करवाने के लिए इन लोगों से। तो ये कह रहे हैं कि ये किस दल से जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ धमका जरूर रहे थे यहाँ पर दुकानदारों को। कह रहे थे कि मंदिर के नजदीक मछली की दुकान कैसे चला रहे हो, तो उस पर पलटकर इन दुकानदारों की तरफ से कहा गया कि साहब मंदिर हमने ही बनवाया है, हमारी परंपरा का हिस्सा है, हम अपनी दुकान खोलने से पहले मंदिर में पूजा करते हैं। लेकिन 3 बार ऐसा इन लोगों के साथ हो चुका है कि एक झुंड आता है और इनको धमकाकर चला जाता है। उसी को लेकर यह सियासत जो दिल्ली में चल रही है। इस बीच में आपको बंगाल लेकर चलूंगी, वहां वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम चल रहा है। और इसके साथ ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में आप जानते हैं हिंसा हो गई, जिसके बाद ममता बनर्जी की अब पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी कह रही हैं पश्चिम बंगाल में डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा, और साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। दरअसल पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर शुरू हुए विरोध ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर इलाके में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भीड़ जब इकट्ठा हुई तो फिर वो हिंसक हो गई। हालात इतने बेकाबू हुए कि भीड़ ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी, पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, आगजनी की। हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस पूरे मामले में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं राज्यपाल ने हिंसा को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राजभवन की तरफ से कहा गया है किसी भी हालात में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और साथ ही राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करते हुए हालात काबू करने के निर्देश भी दिए गए। हिंसा के बाद अब हालात मुर्शिदाबाद में काबू में हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए कई इलाकों में धारा 163 लागू की गई है। अफवाहों पर रोक लगाने की मंशा से इंटरनेट जो है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, और वहीं पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उस मामले में पुलिस का जो एक्शन है वो अब भी चल रहा है। 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, और लोगों की तलाश की जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता संदीप सरकार की एक रिपोर्ट। बाहर चल रहा था पत्थरबाजी, और इस घटना के समय पुलिस फोर्स वो लोग छुपने के लिए इस जगह को चुन लिया। हम लोग इधर जहां खड़े हैं मुर्शिदाबाद जिले की उमरपुर में इमरान हार्डवेयर और उसके बगल वाला एक हार्डवेयर का दुकान है। उस समय कम से कम इधर 15-20 पुलिस कर्मी इधर दौड़ के आए, भाग के आए और छुपने के लिए दुकान के अंदर घुस गए। दुकान का जो शटर है वो लोग खुद उसको गिरा दिया, छुप के बैठा था। आपके दुकान में आया था पुलिस लोग, क्यों? छुपने के लिए। क्यों छुपना पड़ा, किस कारण से? ये सब आदमी जो है सब भीड़ बजे लोग को मारने के लिए बहुत एकदम ईंट पत्थर सब बहुत मार रहा था पुलिस लोगों को। पुलिस लोग डर से जो है जान बचाने के लिए जो हमारा दुकान में भी हमला हो गया। हाँ, सब तोड़ फोड़ दिया। अंदर जाके पुलिस क्या किया? अंदर जाके पुलिस जो है घर में वो के अपना यूनिफॉर्म छुप के बैठा हुआ है। यूनिफॉर्म खोल दिया डर के मारे। ये घटना करीब 3 से 3.5 घंटा तक चला, और पुलिस वाले जो लोग छुप के बैठे थे वो 2 घंटा बाद इधर से निकल गया। जितना भी यूनिफॉर्म से हेलमेट है, लाठी है, सब बाहर फेंक के वो लोग अंदर घुस गया था। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून सहित दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश में सांप्रदायिकरण फैला रही है। रात के
5 बजे तक पार्लियामेंट चली, तो इससे सोचिए वो कितने गंभीरता से विषय को लेते हैं। अरे कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है, जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का है, इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कांग्रेस के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि देश के बाहर ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर पर लोग आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विपक्ष को हराने के लिए कर रही है। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो। ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरीके के विवाद चल रहे हैं, उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की है। सुनिए। के आरएसएस के चीफ ने बोला, अरे भाई हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, वो जो हो गया हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी वो नहीं सुनते, कुछ ना कुछ उठाते हैं और लोगों को डिवाइड करते हैं। मोदी जी अंगार लगा के छोड़ देते हैं, आरएसएस और उनके सभी वर्कर्स उसमें पेट्रोल डालते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान और इस पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों के हित और मणिपुर की चिंता है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी को मुसलमानों के हित की भी चिंता है, मणिपुर की भी चिंता है। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के ईवीएम वाले बयान पर भी बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन साहब। सर, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा है वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पिछले 11 सालों से सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है, यानी कि बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस, इमरजेंसी की पैरोकार कांग्रेस, कई राज्य सरकारों को 356 का इस्तेमाल करके बराबर बर्खास्त करने वाली कांग्रेस, देश में दंगा फसाद कराने वाली कांग्रेस किस मुंह से संविधान की दुहाई दे रही है? खड़गे साहब, आप भूल गए कि इमरजेंसी जिस देश में लगाया, इस देश में उस पार्टी का नाम कांग्रेस ही है। और आज संविधान की दुहाई मत दीजिए, आज आप तो सब याद आ रहे हैं। सर, इसके साथ में खड़गे साहब कह रहे हैं कि सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में 3-4 बजे तक बहस कराती रही, यानी वक्फ कानून पर, लेकिन मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर रात में 4:30 बजे चर्चा शुरू करवाई गई। क्या है भाई, वक्फ मुस्लिम भाइयों के हित में अच्छा कानून लाने के लिए अगर हमने बहस कराई तो खड़गे साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो अच्छी नीयत से हम लोग बिल लेकर आए हैं, कांग्रेस के नियत में खोट रहती है, इसलिए ऐसा दिखता है। सर, वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेचकर जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। ये खड़गे जी गंभीर आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर ही सीधा है। मोदी जी बेच के कहाँ जाएंगे? इटली जाने वाले हैं। मोदी जी इसी देश के हैं, देश के रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। और मोदी जी के लिए ये कहना कि वो बेच के जाने वाले हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं खड़गे साहब। और सर, इसके अलावा जो है ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कह दिया है कि ये सब फ्रॉड है। ये मैं कहूंगा आपने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे सिर्फ आपको फायदा अच्छा, कर्नाटक में जीत गए तो ईवीएम अच्छा था, हिमाचल में ईवीएम अच्छा था और तेलंगाना में ईवीएम अच्छा था। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ गए। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। सदन के अंदर भी और बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। अभी भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो रहा है। इस बीच ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से आज जो एमएलए लॉबी है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, वहां पर ये मेजें टूटी हुई, ये शीशे के टुकड़े आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ एमएलए लॉबी में हाथापाई हुई है विधायकों के बीच।
आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक और बीजेपी विधायक आपस में यहां पर गुत्थम गुत्था हो गए। वक्फ कानून को लेकर हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दोपहर 1 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई सुबह स्थगित की गई थी और उसके बाद जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई दोपहर 1 बजे, तब किस तरीके की तस्वीर उभरी, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए रोमाना, सबसे बड़ा अपडेट जो जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा को अनिश्चितकालीन के समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। सेनेडाई हो गई है, लेकिन सेनेडाई होने से पहले करीब 15 से 20 मिनट जो असेंबली का सेशन चला उसमें भी हमने हंगामेदार तस्वीरें देखी। हालांकि स्पीकर ने दोनों दलों को, चाहे वो विपक्ष का दल हो या प्रतिपक्ष का जो सरकार की हो, उनको उनके विधायकों को समझाया कि किस तरह से जो है पिछले 3 दिनों से जो असेंबली में हुआ है उसको लेकर उन्होंने बात कही। और इसके बीच में भी लगातार कानून का हवाला देते रहे स्पीकर, और स्पीकर ने बार बार विधायकों को ये कहा कि जो उन्होंने वक्फ कानून पर जो मोशंस आई थी, जो स्थगन प्रस्ताव आए थे, उसको जो डिसोन किया और उस पर बहस नहीं होने दी, वो कानून का हवाला देकर उन्होंने ये कहा कि कानून के चलते, जो कानून रूल बुक जो असेंबली की है उसके चलते ये बहस नहीं हो पाई। वहीं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के लिए लाया गया था उस पर भी स्पीकर ने ये कहा कि हालांकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसके 14 दिन बाद फैसला लेना होता है, और जम्मू कश्मीर विधानसभा की अगर संख्या देखें तो अगर 23 सदस्य जम्मू कश्मीर विधानसभा के ये कहते हैं कि उन्हें स्पीकर पर भरोसा नहीं है, तब इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन स्पीकर ने आज यहां तक कहा कि अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा के विधायक। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपका समय इतना ही है मेरे पास। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।